हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज एक नए अपडेट के साथ इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के सामने आए हैं, जो कि ये अपडेट है ये यूपी पीसीएस जे मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। और दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आप हिंदी में अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं और फ्रेम करने के बाद आप किस प्रकार से नंबर को मेन एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस करूँगा और साथ साथ दोस्तों मैंने कुछ आंसर फ्रेम भी करके लाए हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में है। उन सभी को मैं आपको यहाँ पे शो करने वाला हूँ कि कौन कौन सा आंसर आप ज़्यादा फोकस्ड करिए, किस किस पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस करिए, जहाँ से आपको मेन एग्जामिनेशन में जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और वहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो क्या कोई केस लॉ भी लिखना आपके लिए ज़रूरी होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे कोई केस लॉ भी लिखना रेलिवेंट होता है, उसका पनिशमेंट भी लिखना ज़रूरी होता है, अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो भी लिखना ज़रूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो देखिए, इसका आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं बात क्या करने वाला हूँ। जो मैं बात करने वाला हूं वो मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी में उत्तर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने मुख्य परीक्षा में जो मेन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है जो यूपी पीसीएस जे का, उसमें आप हिंदी में उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। दोस्तों मैंने कल एक सेशन करवाया था जिसमें मैंने इंग्लिश में आंसर राइटिंग के बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपने लैंग्वेज में कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप किस तरह से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा आंसर को आप फ्रेम कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों का डिमांड आया था कि नहीं मुझे हिंदी में भी बताया जाए, तो इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हिंदी में मैं आंसर लेकर के आ रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको किस सेक्शन पे और आपको आंसर चाहिए, किस सब्जेक्ट पे आपको आंसर चाहिए, हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। जिस लैंग्वेज में चाहिए मैं उस लैंग्वेज में आप लोगों के लिए आंसर फ्रेम करके ले करके आऊँगा। और दोस्तों अगर आपको इस प्रकार से आंसर फ्रेम करने में अच्छा लग रहा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है सेशन, तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि ये सेशन आपके लिए मेन एग्जामिनेशन के लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। इसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा भी कि किस किस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं एक साथ चार क्वेश्चन लेकर के आया हूं और जो मैं आज क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो फुल लेंथ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखिए दोस्तों, बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों जा करके टेलीग्राम ग्रुप पर लॉ विथ रोनित जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पे एक ग्रुप आएगा जिसमें 300-400 मेंबर हैं। वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को और वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और आप देख करके खुद अपना भी एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करेंगे। दोस्तों अब देखिए, हमारे पास मेन एग्जामिनेशन के लिए टाइम बहुत कम बचा है, हमको काम ज़्यादा करना है और इसलिए हमको डेली एक दिन में कम से कम 25 से 30 पेज तो राइटिंग लिखना ही लिखना है। किसी भी कंडीशन में अगर हम मेन के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो हमें मेन एग्जामिनेशन के लिए 25 से 30 पेज डेली लिखना अनिवार्य है। नहीं लिखेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपनी तरह से मिस्टेक करेंगे। मेरा जो गाइडलाइन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो दुष्प्रेरण क्या है, ये हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन मैंने लिया है और इसका जो आंसर भी मैंने फ्रेम किया है वो हिंदी लैंग्वेज में ही। पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है जहाँ से मेन एग्जामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है, बाकी इसके पहले से क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो दुष्प्रेरण से, अबेटमेंट से बनता है। मीन्स कि सेक्शन नंबर 107 से रिलेटेड यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, दुष्प्रेरण की बात कर रहा है। दुष्प्रेरण क्या है, एक मिनट। हाँ देखिए, दुष्प्रेरण क्या है, यह किन किन तरीकों द्वारा संभव है। ये दोस्तों देखिए किन किन तरीकों द्वारा ये दुष्प्रेरण संभव है। मीन्स कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मीन्स कि फुल लेंथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, ये यूपी जुडिशरी में 1985 में पूछा गया था, 1997 में पूछा गया था, सन 2000 में पूछा गया था, 2003 में पूछा गया था, 2007 में यही क्वेश्चन पूछा गया था और साथ साथ 2013 में भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था। और इसके बाद उत्तराखंड जुडिशरी 2015 में, अभी लेटेस्ट 2015 में इसको पूछा गया, इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। अब क्वेश्चन का फ्रेम करने का तरीका अलग रहा होगा, लेकिन पूछा यही क्वेश्चन गया है अबेटमेंट के बारे में, जो कि 107 से डील हमारा करता है, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए और यहाँ पे मैंने लगाया है और के मतलब कि यही क्वेश्चन है, इसको दूसरे लैंग्वेज से पूछा गया। दुष्प्रेरण से आप क्या समझते हैं, दुष्प्रेरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये यूपीजे 2013 में आया था दोस्तों, आप देख लीजिए। मैंने स्पेसिकली इसको ढूंढा है, ढूंढने के बाद से इसको निकाला है, उसके बाद से मैं सारी चीज़ों
को लेके आपके सामने आया। फिर यहाँ पे और लगा है दुष्प्रेरण क्या है, किन किन तरीकों द्वारा संभव है। ये यूपीजे 2003 में पूछा गया था और 1985 में पूछा गया था, जो कि अबैटमेंट हम लोग इसको कहते हैं, जो कि डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 107 से इसकी डिफाइन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने पहले क्वेश्चन को देख लिया कि हाँ क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। एक ही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग शब्दों में डिफाइन करके पूछा जा रहा है। बात हमारे पास प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है दुष्प्रेरण के बारे में। यहाँ पे भी दुष्प्रेरण है, यहाँ पे भी दुष्प्रेरण है और दुष्प्रेरण यहाँ पे भी है। जो मेन क्वेश्चन को देखिए, आप आंसर के पीछे ना भागिए, आप क्वेश्चन को देखिए कि आखिर में क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या किस सेक्शन से पूछ रहा है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको समझ में आ गया, देखते अच्छा दुष्प्रेरण से पूछ रहा है, तो आप समझ लिए, आपने अपने दिमाग में एक आइडिया लगा लिया कि हाँ अच्छा ये इस चैप्टर से पूछ रहा है, ये इस एक्ट से है, इस सेक्शन के बीच से लेकर के इस सेक्शन के बीच में ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन हमारा फॉल कर रहा है। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया तुरंत 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो जैसे ही आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे, तो जैसे 107 लिखेंगे तो जाहिर सी बात है इसमें 108 भी आप जिक्र कर सकते हैं, 108A भी आप इसमें जिक्र कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से आपको दिया रहेगा कि जिस तरह से आप अपने आंसर को फ्रेम करना चाहते हैं, जिस तरह से मतलब कि अगर फुल लेंथ आंसर आ रहा है, अगर 10 नंबर का आ रहा है, अगर 5 नंबर का आ रहा है, अगर कोई वर्ड लिमिट के साथ दिया है, वैसे मान लीजिए कि अब दे दिया 1000 वर्डों में आपको ये आंसर फ्रेम करना है, तो आप क्या करेंगे, 1000 वर्ड जब दे देता है तो आपके उसके पीछे पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ती है, साथ साथ केस लॉ भी इसके सपोर्ट में लिखना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ों के ये आपने क्वेश्चन देख लिया। अब इसके आंसर को हम यहाँ पे दोस्तों डील करने वाले। देखिए आंसर में क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने आंसर को फ्रेम करना स्टार्ट किया। अब इसके सपोर्ट में मैंने क्या उत्तर लिखा है, जो प्रश्न पूछा गया था उसी प्रश्न के सपोर्ट में मैं किस प्रकार से उत्तर को लिखा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने कैसे लिखा है, भारतीय दंड संहिता में दुष्प्रेरण संबंधी उपबंध अध्याय 5 धारा 107 से लेकर के 120 तक में दिया गया। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को फ्रेम करने जा रहे हैं, जब आप किसी भी क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, तो आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर वो चैप्टर से पूछ रहा है तो किस चैप्टर में है, अगर चैप्टर नहीं दिया है तो किस पार्ट में है, अगर पार्ट से पूछ रहा है तो पार्ट से है, और किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन के बीच में ये हमारा आंसर फॉल करेगा। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आपके पास एक लाइन भी मिल जाएगा जिससे कि आप अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब देखिए धारा 107 में दुष्प्रेरण किन तथ्यों से गठित होता है, इसका वर्णन किया गया है। दंड प्रक्रिया में दुष्प्रेरण को धारा 40 के अंतर्गत अपराध के परिभाषित दुष्प्रेरण के धारा 40 के अंतर्गत अपराध की परिभाषित में सम्मिलित करते हुए कहा गया है कि एक अपराध का दुष्प्रेरण एक अपराध के रूप में होता है। जो एक दुष्प्रेरण होता है वो किसी अपराध के रूप में ही उसको क्या किया जाता है, दुष्प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, जब कोई अपराध कारित करने में अनेक व्यक्ति हिस्सा लेते हैं तो उसे कारित करने में उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग ढंग से और अलग अलग मात्रा में मदद करता है। एक व्यक्ति के प्रोत्साहन पर अपराध दूसरा व्यक्ति के द्वारा कारित किया जाता है। ये आपके लिए की पॉइंट हो जाता है कि इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति उसको क्या करता है, प्रोत्साहन देता है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बात किया जाता है। जब हम अबैटमेंट के बारे में जब हम आंसर फ्रेम करते हैं तो इसमें 3 चीज़ों के बारे में, इंस्टिगेशन, एडिंग और कॉन्स्पायरेसी, इन तीनों चीज़ों से ये मिल करके हमारा सेक्शन नंबर 107 फ्रेम होता है और इसी तीनों चीज़ों के बारे में ये बात कर रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तीनों हमारा जो की पॉइंट है, जो कि हम बेयर एक्ट से इसको निकालेंगे और वो बेयर एक्ट के लैंग्वेज के तीनों पॉइंट को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे ही हम मेंशन कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसी तीनों चीज़ों के बारे में क्या कर रहा है, हमारा आंसर इसके इर्द गिर्द घूम रहा है और उसी को हम क्या करते हैं, अपने लैंग्वेजेस में उसको फ्रेम करते रहते हैं। जितना अच्छा हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जितना अच्छा हैंड राइटिंग का हम इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अच्छा एग्जामिनर के द्वारा हमको नंबर यहाँ पे असाइन किया जाएगा। बाकी और कोई टेक्निक नहीं होता है आंसर को अपने फ्रेम करने में, अपने आंसर को लिखने में। जबकि अन्य व्यक्ति अपराध हथियार जुटाने में सहायता करते हैं, अतः इन संबंधित आपराधिक की मात्रा का परिणाम कहाँ गया, हाँ परिणाम रूप से अपराध हो सकता है। तो इसी प्रकार से ये क्या हो सकता है, ऑफेंस इसी तरह से हो सकता है। देखिए इन सबके सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति का निर्धारण को एक साथ रखने पर दुष्प्रेरण जैसा तथ्य सामने आता है। अगर मान लीजिए कि हम तीनों एलिमेंट को रखते हैं, जो कि बेयर एक्ट में हमारे 3 एलिमेंट को बताया गया है, मीन्स कि एडिंग करने के बारे में बताया गया, इंस्टिगेट करने के बारे में बताया गया है और उसके बाद से उसको कॉन्स्पायरेसी के बारे में बताया गया। अगर ये तीनों चीज़ों के बारे में अगर हम जान जाते हैं, सेक्शन नंबर 107 जो हमारी बात करता है, अगर तीनों चीज़ों को हम सामने रखते हैं तो हमें लगता है कि क्या हो गया, वहाँ पे दुष्प्रेरण हो गया। जो अबैटमेंट का जो ऑफेंस हो रहा है वो अबैटमेंट हो गया। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि दुष्प्रेरण क्या है, उसके विभिन्न तरीकों को समझाइए। तो भाई 3 तरीके बताए गए हैं, इसी प्रकार से दुष्प्रेरण हो सका। वो तीनों तरीकों को अब हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, दुष्प्रेरण को
इस प्रकार समझाया जा सकता है कि दुष्प्रेरण जो अबेटमेंट वह तथ्य है जो किसी अपराध को गठित होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के उकसाने, इंस्टिगेट करने पे, षड्यंत्र करने पे, कॉन्स्पायरेसी करने में शामिल होकर या सहायता करके, मीन्स कि उसमें सहायता करना, हेल्प करना, उसमें किसी चीज़ की एडिंग करना, अपराध करने के लिए प्रेरित करने या सुकर बनाने से जिससे अपराध गठित हो जाए, उसी को हम लोग अबेटमेंट कहते हैं। तो दोस्तों आप अपने जिस लैंग्वेज में लिख सकते हैं उस लैंग्वेज में लिखिएगा। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिएगा, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, लेकिन ये 3 शब्दों को आप ना छोड़िएगा। यही 3 शब्द इसकी जान है, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पायरेसी और एडिंग। यही 3 चीज़ों मिल करके आपका 107 को फ्रेम करती है। और हमारा जो एग्जामिनर है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस वो इसी तीनों चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। और ये तीनों चीज़ जैसे ही आप लिखते हैं तो नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे, तो एग्जामिनर का ध्यान यहीं पे जाएगा कि हाँ बच्चे ने ये तीनों बातें लिखी हैं जो मैं जानना चाहता हूँ। एग्जामिनर को आपके इस राम कहानी से मतलब नहीं है कि आपने क्या लिखा है, एग्जामिनर को बस ये 3 वर्ड उसको मिलना चाहिए कि हाँ इसमें ये 3 चीज़ों का समावेश स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, अच्छा किया है। यही हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारा कीवर्ड होता है और इसी को हमको मेंशन करके अपने एग्जामिनेशन में ये जो वर्ड होते हैं, ये जो अलग से मैंने वर्ड लिखा है, ये इसके सपोर्ट में मैंने लिखा है कि किस प्रकार से हम अपने आंसर को, अपनी बातों को समझा सकते हैं। तो वही यहाँ पे समझाने का ये कार्य कर रहा है। जब आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे तो इसी प्रकार से लिख करके, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार हो सके उतनी बार एक ही आंसर को लिखिए, लेकिन एक आंसर में आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा। और जब आप मोटिवेट हो जाएंगे, खुद से ही मोटिवेट अपने आप को करना है। इस समय दूसरे के मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं, आप खुद से अपने आप को मोटिवेट करिए। जितना आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे उतना अच्छा से अच्छा आप आंसर फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, दुष्प्रेरण के रीतियों के बारे में बताया जा रहा है। अब मोड क्या हो सकता है, किस किस प्रकार से दुष्प्रेरण किया जा सकता है, वही चीज को घुमा घुमा के बातों में लिखना है। जिस प्रकार से उन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछा, उसी तरह से घुमा करके हम आंसर भी यहाँ पे फ्रेम करेंगे। देखिए, वही 3 चीजों पे डिपेंड है। दुष्प्रेरण की रीतियां, कोई व्यक्ति किसी बात का दुष्प्रेरण करता हुआ तब कहा जाएगा, धारा 107 के अकॉर्डिंग तब कहा जाएगा जब वह किसी व्यक्ति को उस बात को करने के लिए उकसाता है। आपने देख लिया, उकसा रहा है, यहाँ पे कीवर्ड आपका मिल गया। सेकंड, उस बात को किए जाने हेतु एक या अधिक व्यक्तियों के साथ किसी षड्यंत्र, किसी कॉन्स्पायरेसी में शामिल होता है तथा बशर्ते ऐसे षड्यंत्र के अनुसरण में तथा उस बात के किए जाने के कारण कोई कृत्य अवैध लोप हुआ है, तब इसको माना जाएगा कि हाँ कॉन्स्पायरेसी हो गया। दूसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या कर रहा है, उस बात के किए जाने में सहायता, इंटेंशनली एड कर रहा है, सहायता पहुंचाता है कृत्य अवैध लोप द्वारा, तो ये क्या माना जाएगा, ये हमारा माना जाएगा कि 107 यहाँ पे कमिट हो गया, मीन्स कि हमारा अबेटमेंट कमिट हो गया। तो यहाँ तक आपका रहा दोस्तों आंसर। और इसके साथ में अगर आपको लगता है कि हमारा आंसर अभी पूरा नहीं हुआ है, और जाहिर सी बात है जब फुल लेंथ क्वेश्चन पूछता है, चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसके सपोर्ट में आपको केस लॉ डालना इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप केस लॉ नहीं डालेंगे तब तक थोड़ा सा एग्जामिनर को नहीं लगता है कि हाँ आपने अपने आंसर तो लिख दिया है, जो मैं बात पूछना चाहता हूँ वो आपने बता दिया, लेकिन उसके सपोर्ट में हम केस लॉ पे चलते हैं। हम लॉ के स्टूडेंट ठहरे, हम PCSJ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ जुडिशरी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, हम कहीं का भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें केस लॉ से रूबरू होना चाहिए। अब इसका जो रेलेवेंट केस लॉ है, जो कि अक्सर पूछा जाता है, क्वीन वर्सेस मोहित का मामला है, क्वीन बनाम मोहित का मामला है के बाद में अभियुक्तों की उपस्थिति में एक स्त्री को सती होने के लिए अपने को तैयार किया। वे लोग उसके साथ चीता तक चले गए। उसके सौतेले पुत्र के साथ खड़े होकर राम राम सत्य है चिल्ला रहे थे। यह निर्णय दिया गया कि, अब कोर्ट के द्वारा क्या निर्णय दिया गया, यह निर्णय दिया गया कि राम राम मीन्स की बगल में खड़े होकर के राम राम आप सत्य चिल्ला रहे हैं, यह निर्णय दिया गया कि सभी व्यक्ति को जो चिता के आसपास खड़े थे और राम राम चिल्ला रहे थे दुष्प्रेरण के लिए दोषी होंगे, क्योंकि वे लोग सती मीन्स की जो महिला गई थी, जो सती हो रही थी, सती होने के लिए सक्रिय रूप से यहाँ पे समर्थन दिया था। मीन्स की सभी लोगों के द्वारा वहाँ पे साथ में खड़ा रहा गया, और वो जैसे ही अपने आप को जलाने जा रही थी महिला सती होने के लिए, तो लोग राम राम सत्य चिल्ला रहे थे इसी प्रकार से। तो कोर्ट ने यही माना है कि आप लोगों ने क्या किया, उसका सपोर्ट किया, मीन्स कि उसका इंटेंशनली आप लोगों ने एड किया। अगर आप लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया होता तो वो शायद राम राम सत्य ना किया गया होता, आप लोगों का सपोर्ट ना मिलता, तो वो शायद चिता पे ना चढ़ी होती और ना सती हुई होती वो। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सपोर्ट में आपने एक केस लॉ डाल दिया। तो जब एग्जामिनर देखेगा तो लगेगा कि नहीं बच्चे ने मेहनत किया है, इसके लिए उसने पढ़ाई किया है। अब एक और केस अगर आपके पास होता है, अगर आपका दे दिया है कि 750 वर्ड में आंसर फ्रेम करना है, अगर आपके पास 750 वर्ड नहीं मिल पा रहा है, अगर आपने 650 में वर्ड फ्रेम में अपना आंसर फ्रेम कर दिया, आपको लगता है कि 100 वर्ड की और आवश्यकता है, तो आप एक और केस लॉ डाल दीजिए। मीन्स कि एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 केस लॉ आराम से
डाल सकते हैं, फिट करके आराम से बीच बीच में भी आप केस डाल सकते हैं, बाहर भी केस डाल सकते हैं। अगर लगता है कि इससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन है तो इलस्ट्रेशन को भी आप डाल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, क्योंकि हमारा यही जो हमारा लॉ का जो आंसर होता है ये इन सब चीज़ को सपोर्ट करता है। 107 को यही सपोर्ट करेगा, हमारा केस लॉ सपोर्ट करेगा, हमारा इलस्ट्रेशन सपोर्ट करेगा। अगर हम कोई वहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं तो एग्जाम्पल भी हमारा सपोर्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड केस की हम बात करते हैं। हरथन चक्रवर्ती बनाम भारत संघ के मामले में के बाद में याचिकाकर्ता को षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी के माध्यम से दुष्प्रेरण कारित करने के लिए अभियोजित किया गया। इस वाद में 9 दुष्प्रेरकों में से 8 को दोष मुक्त कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुख्य अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका, जिसके कारण 9 में से 8 को दोष मुक्त कर दिया गया था। तो दोष मुक्त कर दिया गया था, उसी के बारे में बताया गया कि मीन्स की जो मुख्य अपराधी था उसके खिलाफ क्या हो गया था, दोष सिद्ध नहीं हो पाया गया था, उसीलिए इसको मुक्त कर दिया गया था। एक ये भी केस लाया, लेकिन हमारे लिए मोहित का केस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से नेक्स्ट मैंने तीसरा केस लिखा है हजारीलाल बनाम एम्परर का मामला। कोई कार्य जो कि अपराध के पूर्व होने के पश्चात किया जाता है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 107 की परिभाषा के अंतर्गत दुष्प्रेरण नहीं आता, अतः भले ही वो अपराध की सहायता पहुंचाता हो तो इसको दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। तो 107 से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से सेम लैंग्वेज में, और वो पूछा भी गया था तो अबेटमेंट से, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोस्तों यही है। इसी प्रकार से आप अपने आंसर को मेन एग्जामिनेशन में फ्रेम करेंगे और स्मार्टली तरीके से आप फ्रेम करेंगे। आपके दिमाग में कीवर्ड होना चाहिए, जो बेयर एक्ट का कीवर्ड होता है वो कीवर्ड होना चाहिए। बिना कीवर्ड के आपको फालतू की चीज़ें तो लिखनी नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखनी है। आपको कीवर्ड के सपोर्ट में ही आपको सारी बातें लिखनी है। अगर उससे रिलेटेड कोई इलस्ट्रेशन मिलता है तो इलस्ट्रेशन लिखेंगे, कोई एग्जाम्पल मिलता है तो एग्जाम्पल लिखेंगे। अगर केस लॉ उसके सपोर्ट में आपको तुरंत लर्न होता है तो आप केस लॉ लिखेंगे, बाकी कुछ आप इसके बारे में नहीं लिखेंगे। क्योंकि हमारा जो ये पेपर होता है ये हिस्ट्री का पेपर नहीं है, ये ज्योग्राफी का पेपर नहीं है कि जो हमारा मन कर रहा है लिखना है। हमको लॉ के बारे में लिखना है, हमें इससे रिलेटेड अगर और कहीं प्रोविजन मिल रहा है तो उस प्रोविजन को भी हम यहाँ पे रीड विथ करके यहाँ पे डाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, ये भी आईपीसी से ही है और ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये सारे टॉपिक को यहाँ पे आपके सामने लेकर के आया हूँ। देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दीजिए। मीन्स की आपराधिक जो षड्यंत्र होता है उसके बारे में बात कर रहा है, मीन्स की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के बारे में बात कर रहा है। और ये कहाँ पूछा गया था, ये उत्तराखंड जुडिशरी 2016 के एग्जामिनेशन में यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर देखेंगे तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कहाँ पे पूछा गया था, देखिए आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्वों की व्याख्या कीजिए तथा दुष्प्रेरण से उसका अंतर स्थापित कीजिए। उसके बीच में किस प्रकार का अंतर है उस अंतर को स्थापित कीजिए। यह भी पूछा गया था उत्तराखंड जुडिशरी 2018 में, 2016 में भी पूछा गया था, 2018 में भी पूछा गया था और दोनों के दोनों उत्तराखंड में पूछा गया था। और किससे पूछा गया था, आपराधिक षड्यंत्र से, मीन्स की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से। अब आपको यहाँ पे इसका रेंज देखना पड़ेगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी इंडियन पिनल कोड में दिया कहाँ है, किस चैप्टर में दिया है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कहाँ दिया है। तो देखिए जब हम इसका आंसर फ्रेम करेंगे तो हमें आंसर इसी प्रकार से लर्न करके रखना है। हमें आंसर को लर्न नहीं करना है, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन के कीवर्ड को हमें लर्न करके रखना है। जैसे हम लोग प्रिलिमिनरी के लिए एग्जामिनेशन में लर्न करके रखते हैं उसी तरह आपको बस कीवर्ड लर्न करके रखना है। अच्छा इसमें 3 कीवर्ड है, इसमें 5 कीवर्ड है, इसमें 7 कीवर्ड है। तो देखिए इसके आंसर को हम देखते हैं। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा धारा 120 का भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया। अब आपको पता चल गया ना कि आपराधिक षड्यंत्र को कहाँ परिभाषित किया गया, धारा 120 क में, मीन्स की क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को सेक्शन नंबर 120A और 120B में परिभाषित किया गया। लेकिन मैंने स्पेसिफिकली इंटेंशनली यहाँ पे सिर्फ 120 को ही बताया क्योंकि उसी को परिभाषित किया गया। 120B में उसमें क्या दिया गया, पनिशमेंट के बारे में बताया गया। देखिए ये हमारा कीवर्ड है जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा, यही हमारे आंसर को सपोर्ट कर रहा है और यही हमारे आंसर की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। इस प्रकार से पहले आपको सेक्शन, कोई भी आंसर आप फ्रेम करते हैं तो इस प्रकार से आपको उस एक्ट के बारे में, उस चैप्टर के बारे में, उस सेक्शन के बारे में पहले लाइन में आपको बताना पड़ता है। जिस तरह से आप खूबसूरती से लिखेंगे तो खूबसूरती से आपको नंबर भी मिलेगा। अगर आप खूबसूरती से नहीं लिखते हैं, मीन्स कि आप पहले एक्ट का नाम लिखते हैं कि हाँ किस एक्ट से ये बात कर रहा है, उसके बाद से अगर कोई चैप्टर आपको लर्न आ रहा है स्पेसिफिक, हाँ तो उस चैप्टर का भी आप नाम लिखेंगे। अगर चैप्टर का नाम नहीं लर्न आता तो आप डायरेक्ट सेक्शन को कोट करके वहाँ पे लिखेंगे। यही तरीका ही होता है, यही रूल होता है अपने आंसर को अच्छा से अच्छा फ्रेम करने का। अब देखिए मैं कीवर्ड बता रहा हूँ। इस धारा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, यहाँ पे बात समझ में आ गया ना, ये कीवर्ड है सारा, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
व्यक्ति द्वारा किसी अवैध कृत्य अथवा किसी ऐसे कृत्य को जो अवैध नहीं है लेकिन अवैध साधनों द्वारा करने या करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र कहा जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो आंसर पूछा गया यही आंसर हमने यहाँ पे उनको दे दिया। जो चीज़ एग्जामिनर को चाहिए वो चीज़ हमने अपने फर्स्ट पेज में ही, फर्स्ट लाइन में ही उनको हमने दे दिया। अब देखिए इससे रिलेटेड हम इसके सपोर्ट में क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से हम इस बातों को सिद्ध करना चाहते हैं कि नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ और इसी प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने प्रोवाइजो दिया है, परंतु दिया है। अगर आपको लर्न रहता है ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा आप वहाँ पे कोशिश करिएगा कि इस तरह से आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने परंतु यहाँ पे लिखा है तो परंतु का आप भी वहाँ पे लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण आप लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा हो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे सपोर्ट में लिख सकते हैं। अब देखिए परंतु में मैंने क्या लिखा, यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने ऐसे अवैध कार्य को जो अपराध नहीं है करने के लिए सहमत होते हैं तो इसे भी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी सहमति के अनुसरण में कोई प्रकट कार्य किया गया हो, मीन्स कि किसी भी प्रकार का कार्य किया गया हो। अब इसको स्पष्टीकरण के माध्यम से देखिए, यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसे सहमति का चरम उद्देश्य है या उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं और साथ साथ में इसके आवश्यक तत्व, अब इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं जो 120A में जो बताया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, उसके आवश्यक तत्व दोस्तों क्या हो सकते हैं। तो इसके आवश्यक तत्वों के बारे में हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। आपराधिक षड्यंत्रों के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जो बात आपने ऊपर लिखा है उसी बात को घुमा फिरा के आप नीचे लिख रहे हैं। सेकंड में 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य समझौता या सहमति आपराधिक षड्यंत्र का महत्व मूल तत्व है। तो ये बातें आपने जो भी बात ऊपर लिखा है उसी के सपोर्ट में आप नीचे उसी बात को एलिब्रेट कर रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। तीसरे पॉइंट में बात कर रहा है व्यक्ति के मध्य समझौता किसी अवैध कार्य को करने या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए किया गया हो। जो बातें आपने ऊपर लिखी थी वही बातें आप यहाँ पे भी लिख रहे हैं। आपको PDF मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आप बार बार इसी चीज़ को देखेंगे और किसी भी बुक को आप उठा करके देखते हैं जहाँ पे आंसर फ्रेम किया गया होगा मेन का, वो इसी प्रकार से आंसर लिखा गया होगा। अगर सेक्शन नंबर 128A से रिलेटेड 120A से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसी प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि उसमें जो मेन पॉइंट है वो यही 3-4 मेन पॉइंट है। समझौता के अनुसरण में भी कार्य किया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से ये इसका पूरा मैंने आपको जिस्ट दे दिया। अब षड्यंत्र का सबूत किस प्रकार से दिया जा सकता है, मीन्स कि कैसे प्रूफ होगा कि ये जो इन्होंने काम किया है, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में कोई मैटर जा रहा है कि हाँ इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया है तो भाई उसके सपोर्ट में हमको बताना पड़ेगा ना कि कौन सा हम सबूत देंगे, किस प्रकार से हम बताएंगे कि हाँ इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किया है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, षड्यंत्र का सबूत प्रूफ ऑफ कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र है तो यह आवश्यक नहीं है कि किए गए अभिकथित समझौते का प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित किया जाए, क्योंकि ऐसा साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होता है। भाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसको प्रूफ करना इतना आसान चीज़ तो होता नहीं है। तो वही षड्यंत्र का सबूत के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रिजम्पशन से रिलेटेड। अब यहाँ पे हम केस लॉ ले लेते हैं। अगर केस लॉ तुरंत हमको स्ट्राइक करता है तो केस लॉ ले करके हम यहाँ पे उस चीज़ को, अपने बात को और सेटिस्फाई करते हैं कि हाँ ये जो मैं बात बता रहा हूँ, जो एग्जामिनर साहब जो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, जो मैं लिखना चाहता हूँ, ये इस केस में इस तरह से बात बताया गया था। जब हम कोर्ट में भी जाते हैं अपने एलिगेशंस, अपने जब हम वहाँ पे बहस करते हैं जज साहब के सामने, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम उसके सपोर्ट में केस लॉ लगा देते हैं कि माय लॉर्ड इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, चाहे इस स्टेट के हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया था, आप इसको क्या कर सकते हैं, प्लीज रीड कर सकते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखिए उसी से सपोर्ट में हीरालाल हरिलाल भगवती बनाम CBI नई दिल्ली का केस है। इस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया कि षड्यंत्र के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख के दायरे में लाने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक है कि पक्षकारों के बीच विधि विरुद्ध कार्य करने का करार हुआ था, तथापि प्रत्यक्ष साक्ष्य व षड्यंत्र को सिद्ध करना कठिन है। तो ये बात इन्होंने बता दी, जो मैंने ऊपर अभी बात लिखा था उसमें ये हमारा केस लॉ सपोर्ट कर गया। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से एक्सेप्शन के बारे में। पति तथा पत्नी, अंग्रेजी विधि में यह प्रावधान है कि यदि केवल पति तथा पत्नी दोनों ही किसी षड्यंत्र के पक्षकार हैं तो उन्हें षड्यंत्र के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि की दृष्टि में वह एक व्यक्ति माने जाते हैं, वो दोनों एक व्यक्ति माने जाते हैं। यही सेक्शन 52A में भी आप देखेंगे। जब हम हार्बर के बारे में देखते हैं तो हार्बर में भी यही बात बताया जाता है कि अगर हस्बैंड के द्वारा कोई भी ऑफेंस कमिट करके आया जाता है और उस ऑफेंस कमिट करने के बाद पत्नी को पता भी है कि हाँ हमारा हस्बैंड के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट करके आया है, फिर भी उस जो पत्नी होती है अपने हस्बैंड को अपने घर में छुपा करके रख सकती है और उसके ऊपर हार्बरिंग का चार्जेस नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पति और पत्नी को एक माना गया है, इसीलिए नहीं लगेगा। यही सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है
है हमारे सेक्शन नंबर 120A में भी और सेक्शन 20B में भी यही चीज़ बताई जा रही है। और ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये दोस्तों अंग्रेजी विधि के अकॉर्डिंग हो रहा है, इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब हमारे पास एक और इसके सपोर्ट में हम केस लॉ दे सकते हैं। तमिलनाडु राज्य बनाम स्टेट ऑफ नलनी की बात कर रहे हैं। इस केस में क्या हुआ था कि राजीव गांधी के असैसिनेशन के बारे में, इस प्रकरण में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के षड्यंत्र को रचा गया था। उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 और 120 ख के अधीन अभियुक्त को दोष सिद्ध का अभिनिर्धारित किया था। इन दोनों लोगों को दोष सिद्ध करने के लिए अभिनिर्धारित ठहराया था। अब देखिए यहाँ पे इसके सपोर्ट में मैं आपको और चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड कहाँ दिया गया है? तो ये 120 ख में दिया है। दोस्तों जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको उसमें नीचे यहाँ पे पनिशमेंट के बारे में बताया गया था। किसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाँ इसमें पनिशमेंट के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व की व्याख्या की, उसके अंतर को स्थापित कीजिए, और इसमें पूछा गया था दंड भी बताइए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए मैं दंड भी बता रहा हूँ और इस क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए मैं पूरे केस लॉ को यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन से मीन्स एक आंसर फ्रेम करके कई ठो क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं, आसानी से उसको कर सकते हैं। आपने अब ये देखा, अब इसके पनिशमेंट के बारे में देख लीजिए। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया है 120 ख में दिया है। आपराधिक षड्यंत्र हेतु दंड निम्नलिखित प्रकार से: जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, मीन्स कि किसी भी प्रकार से शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है तो वो उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने अपराध का दुष्प्रेरण किया था। तो माना जाएगा कि इसी प्रकार से उसने किया था। जो कोई पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा तो उसको क्या माना जाएगा? वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 मास से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपने पनिशमेंट को भी यहाँ पे बता दिया। जैसे आप पनिशमेंट बता दिए वहाँ पे एक छोटा सा अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। आपका अगर 10 नंबर का ये क्वेश्चन है तो आपको एग्जामिनर कम से कम 8 नंबर तो इस क्वेश्चन पे दे ही सकता है, चाहे 7 नंबर आपको दे ही सकता है, इससे कम नंबर आपको नहीं देगा। अगर इस प्रकार से आप अपने आंसर को सपोर्ट करके लिखेंगे केस लॉ के साथ, इलुस्ट्रेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों यही एक स्ट्रेटेजी होता है, इसी स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। अब नेक्स्ट आपको हम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं कि आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आएगा ये 5 नंबर का आएगा और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में अंतर के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि हाँ इन क्वेश्चन को बताइए कि ये कहाँ दिया है। तो आपराधिक षड्यंत्र के बारे में और दुष्प्रेरण के बारे में आप एक एक लाइन देख लीजिए कि किस प्रकार से इसमें अंतर होता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 120 क में उपबंधित किया गया है। आपराधिक षड्यंत्र को आप लोगों ने देखा है। और अबेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अंतर्गत उपबंधित किया गया। पहला प्रोविजन आपने बता दिया। कभी भी आपको डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन लिखना है तो पहला आपको यही लिखना है कि हम ये कहाँ पे बताएगा और ये कहाँ पे बताया। दूसरा, आपराधिक षड्यंत्र एक ही प्रकार से हो सकता है और लेकिन जो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी वो सिर्फ एक तरीके से हो सकता है और ये तीन प्रकार से हो सकता है। उकसाने से हो सकता है, सहायता से होता है और षड्यंत्र से हो सकता है। इंस्टिगेशन, एडिंग और कॉन्स्पायरेसी, ये 107 जो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे तो उसमें इन तीनों बातों को हम लोगों ने जिक्र किया था। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, षड्यंत्र में 2 या अधिक व्यक्तियों का समझौता होता है, लेकिन यहाँ पे दुष्प्रेरण में समझौता नहीं होता है। यहाँ पे पहले से प्री मीटिंग ऑफ माइंड होता है, इसमें किसी भी प्रकार के प्री ऑफ मीटिंग माइंड नहीं होता। इसमें आपराधिक षड्यंत्र दुष्प्रेरण का ही एक भाग है, लेकिन दुष्प्रेरण में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप चाहेंगे तो आप अपने आंसर को डिफरेंशिएट बिटवीन वाले आंसर को इस प्रकार से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से आप अगर 5 नंबर का तो 4 नंबर या 5 नंबर जिस प्रकार से आपको यहाँ पे एग्जामिनर नंबर देना चाहता है उस प्रकार से आप यहाँ पे नंबर गेन कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो रहा आपका ये आईपीसी का पोर्शन मैंने खत्म कर दिया। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके हमसे सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए डेली 4-5 आंसर लिख करके 3-4 जितना आंसर हो सकता है उतना आंसर मैं आप लोगों के लिए लिख करके लेके आऊँगा और साथ साथ मैं कीवर्ड आपको बताता रहूँगा और उसके सपोर्ट में जितने केस लॉ होंगे उन सभी केस लॉ को भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। तमाम चीज़ों को मैं यहाँ पे करूँगा अगर आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट मिलता है तो। अब देखिए, प्रपोजल एंड ऑफर से प्रस्थापना एवं प्रस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें किस किस के बारे में पूछा जा रहा है? प्रपोजल के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में और कंसिडरेशन के बारे में। तो इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करने के बारे में पूछ रहा है। ये 5 नंबर का होगा, ये 5 नंबर का होगा, ये 5 नंबर का होगा, तीनों मिला के 15 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसी तीनों को हम यहाँ पे डील करने वाले। अब देखिए, बात करते हैं प्रस्तावना की, प्रपोजल की। प्रस्तावना से रिलेटेड किस प्रकार से अगर हम कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रस्तावना से रिलेटेड अगर आंसर को फ्रेम करते हैं तो दोस्तों सेम ऐसे ही हम
आंसर को फ्रेम करेंगे। जैसे यहाँ पे किया गया है, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द प्रस्थापना प्रपोजल अंग्रेजी संविदा विधि में प्रयुक्त शब्द प्रस्थापना ऑफर का पर्यायवाची है। इसे धारा 2 में प्रस्थापना की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अब इस प्रकार की गई है, किस प्रकार की गई है, देखिए यहीं पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे, कहीं दूसरे जगह नहीं लिखेंगे, यहीं तक हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। जो कि एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी इच्छा, ऐसा कार्य या प्रवृत्ति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उस दूसरे की संज्ञात करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि प्रस्थापना है। ये हमारा कीवर्ड हो गया। इसी तरह से हम अपने आंसर को लिखेंगे। अब देखिए 5 नंबर में आपको लिखना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, मैंने तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखा है कि क्योंकि मैंने सोचा कि ये फुल लेंथ में भी आपको काम कर जाएगा। अगर आपको 5 नंबर में लिखना हो तो आप 5 नंबर में भी इसको लिख करके काम चला सकते हैं। कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितना लिखना। आप इस पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप एक आंसर को लिखेंगे, 3 बार लिखिए, 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। एक ही आंसर को जब इतनी बार लिखेंगे तो आप जब अगला आंसर फ्रेम करेंगे, जब नेक्स्ट आंसर फ्रेम करेंगे, तो आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा वो चेंज हो जाएगा, वो धीरे धीरे बदलने लगेगा। आपको खुद महसूस होगा कि आप जो आंसर फ्रेम कर रहे हैं, जो आंसर लिख रहे हैं, उसमें सुधार हो रहा है। और यही तरीका भी होता है दोस्तों मेन एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। बाकी इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं होता है। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, आपको वही कहेंगे कि लिखो बैठ के। अब वो लिख के तो मास्टर देगा नहीं ना, आपको दे देगा, एक आइडिया बता देगा, एक तरीका बता देगा। वही चीज़ मैं भी यहाँ पे आपके साथ कर रहा हूँ, वो तरीका बता रहा हूँ, वो आइडिया बता रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं खुद लिख करके लेकर के आ रहा हूँ, फ्रेम करके लेके आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास कुछ नहीं है, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में नहीं हो पा रहा है आपसे, लेकिन कोशिश करिए कि आपसे हो। धीरे धीरे आप 1 पेज ही लिखिए, 2 पेज ही लिखिए, आधे पेज ही लिखिए, 10 लाइन ही किसी चीज़ के बारे में लिखिए, लेकिन लिखिए। जब तक नहीं लिखेंगे तब तक होगा नहीं। देखिए अब यहाँ पे दे रहा है, प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति वचनदाता प्रतिज्ञाकर्ता तथा प्रस्थापना को प्रतिगृहित करने वाले व्यक्ति को वचन ग्रहीता प्रतिज्ञा ग्रहीता कहा जाता है। विधिक स्थापना की आवश्यकता के बारे में बता रहा है। इसमें कौन कौन होने चाहिए, इसमें व्यक्ति होना चाहिए, फिर प्रस्थापना करने वाले कम्युनिकेशन फॉर प्रपोजल होना चाहिए, प्रस्थापना का उद्देश्य होना चाहिए और विधिक संबंध इसमें सृजित करना होना चाहिए, और 5वां प्रस्थापना स्व प्रस्थापक की निश्चितता इसमें होनी चाहिए। तो ये 5 एलिमेंट आप 5 नंबर में लिख सकते हैं। इतना ही आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो मैंने लिखा है, ये मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है। मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर 10 नंबर का भी अगर आंसर इससे रिलेटेड आ जा रहा है, तो आप उसके नीचे ये सपोर्ट में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और साथ साथ में इसमें केस लॉ भी लिख सकते हैं। देखिए प्रस्थापना के प्रकार, प्रस्थापना अथवा प्रस्थापना का ढंग क्या है, या तो एक्सप्रेस हो सकता है या तो विवक्षित हो सकता है। अगर एक्सप्रेस हो सकता है, विवक्षित हो सकता है, तो इसके साथ में मैंने एक केस भी लिखा है, क्लार्क बनाम अर्ल ऑफ इनारवेन के बाद में, मीन्स कि ये केस भी मैंने लिखा है। इस केस को भी आप चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, और इस केस को सपोर्ट में फिर उसके बाद से सेकंड जो मैंने लिखा है विशिष्ट प्रस्थापना स्व प्रस्थापक के बारे में लिखा है। तो इसके भी रिलेटेड सपोर्ट में मैंने केस लिखा है, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो कि जनरल ऑफर से रिलेटेड है। इस केस को आप लोगों ने के द्वारा कई बार पढ़ा होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है, अगर जनरल से रिलेटेड, मीन्स की जनरल प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी बात आता है, तो उसमें आप उसके सपोर्ट में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को लिखना जरूर से लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। इस केस को मैंने पूरा एज यूजुअल लिख दिया है कि किस प्रकार से इस केस में क्या क्या बातें कही गई थी, उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे अस्थाई अथवा चल स्थापना टेंडर के बारे में लिखा है। फिर उसके बाद से प्रति प्रस्ताव में लिखा है। तो दोस्तों ये जो प्रपोजल की बात हो रही थी, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उतना आपको ये सारी बातें लिखना है। अगर 10 नंबर से कम का आता है तो सिर्फ आप आधा ही आंसर लिखेंगे, कोई केसला नहीं लिखेंगे, कोई प्रस्थापना के बारे में अलग से आपको जिक्र नहीं करना। अगर 10 नंबर का आता है तो ये सारी बातें लिखेंगे, अगर 5 नंबर का आता है तो आप उतनी ही बात को लिखेंगे। बात करते हैं एक्सेप्टेंस, स्वीकृति से संबंधित। अब विधिमान्य प्रतिग्रहण के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, ये दोस्तों धारा 2 ख के अनुसार, जबकि वह व्यक्ति जिसके प्रस्थापना की जाती है उस प्रस्थापना के संबंध में अपनी अनुमति संज्ञात करता है, तब यह कहा जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई है। तभी इसको माना जाता है। जब एक व्यक्ति के प्रख्यान में, उसके ज्ञान में चला जाता है, तभी हम मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रस्थापना स्वीकृति होने के बाद प्रतिज्ञा अथवा वचन प्रॉमिस का रूप धारण कर लेती है। प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति प्रॉमिसी और प्रस्थापना स्वीकार करने वाले व्यक्ति को प्रॉमिसी मीन्स की वचन ग्रहीता प्रॉमिसी कहते हैं। इसने उल्लेखनीय है कि भुगतान करने का सशर्त अभिस्वीकृति को भुगतान करने की प्रतिज्ञा नहीं माना जाता है। इसको भुगतान करने की प्रतिज्ञा नहीं माना जाता है। देखिए यहाँ पे विधिक प्रतिग्रहण अथवा स्वीकृति के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। अब किस प्रकार से, तो ये निम्नलिखित में सारी बातों को मैंने लिखा है। जैसे कि प्रतिग्रहण की संसूचना, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये किस केस में बताया गया है, तो ये बागरेडेन बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के बारे में बताया गया।
फिर भगवती प्रसाद बनाम पवन कुमार के मामले में बताया गया, फिर कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में बताया गया। इनको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर 5 नंबर में पूछ रहा है, चाहे 10 नंबर के आंसर में भी पूछ रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको एलिब्रेट करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से आप अपने आंसर को अपने केस लॉ के सपोर्ट के साथ आप लिखेंगे। दोस्तों आपका मान के चलिए आपका आंसर बहुत ही अच्छा फ्रेम होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं डेली आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो डेली मैं आप लोगों के लिए एक सेशन लेकर के आऊँगा। हिंदी में आप लोग कहेंगे तो हिंदी में लेकर के आऊँगा, इंग्लिश में कहेंगे तो आप लोग इंग्लिश में लेकर के आऊँगा। जिस लैंग्वेज में आप कहेंगे, जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल लेंगे, उस लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लिए आंसर फ्रेम करके लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने आंसर को और भी अच्छा लिख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोगों के पास पर्याप्त टाइम है, लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का, 2 महीने का भी हमारे पास एग्जामिनेशन के लिए टाइम है। और उस 2 महीने में हम लोग आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे आंसर लिखना, फ्रेम करना सीख लेंगे हम लोग, जिससे कि हमारा एग्जामिनेशन जो होगा में वो बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ यहीं तक इस सेशन को रखते हैं और उसके बाद से आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जैसा आपका कमेंट होगा वैसा ही हम काम करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको यहीं पे रोक दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।